बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का एक अहम इजलास हुआ। इस इजलास में सियासी और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से आज आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने भी एक अहम मुलाकात की है। मुलाकात में दाखिली व खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की गई, जबकि नून लीग की जानिब से चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब से इस्तीफे का मुतालबा किया गया है। इस समय दिन भर जो मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। सर, दो हम दिन भर की डेवलपमेंट्स है। एक तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास, दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से मुतालबा किया गया है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जो हैं वो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के जो इख्तलाफी नोट है इसके बाद मुस्ताफ़ी हो जाए। मैं इन दोनों पर आपकी राय जानना चाहूँगी। देखिए, आज ये तो बहरान दर बहरान ये बढ़ते जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं तो इस सारे ये जितने भी झमेले हैं इन्होंने रुकना है, लेकिन वो किस मरहले पे रुकेंगे मैं नहीं जानता। अभी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पूरा मुल्क एक ऐसे हिजान का शिकार है इस वक्त, जी। जिससे निकलना जो है वो हमें तो निकल जाना चाहिए था बहुत पहले, लेकिन ये कि हम इससे नहीं निकल पा रहे। पहले मैं ज़रा बात करता हूँ कि जो इजलास कौमी हुआ है। सलामती कौंसिल का 41वां इजलास हुआ है, तो उसका जो एलामिया भी जारी हुआ है कुछ देर पहले, उसमें शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास की सदारत की। वफाकी वज़रा, चेयरमैन जॉइंट, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ और मुतल्लिका अदारों के आला हुक्काम ने शिरकत की। अच्छा, ये इजलास 2 जनवरी 2023 को पिशावर पुलिस लाइन्स में जो दहशतगर्दी का हमला हुआ था, ये उसके बाद हुआ। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है वो 7 अप्रैल 2012 को साने गैरी सेक्टर के शोधा को खराज अकीदत पेश किया गया। अच्छा, फिर जामे कौमी सलामती पॉलिसी के ऊपर जोर दिया गया। अवाम के रिलीफ को मरकजी हैसियत कहा गया। फोरम को बताया गया कि हुकूमत इस सिलसिले में इकदाम कर रही है। अच्छा, इजलास ने कौम को पायदार अमन की फरहमी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानी और काविशों का एतराफ़ किया। फोरम ने पाकिस्तान से दहशतगर्दी तक अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़म का अदा किया। कमेटी ने दहशतगर्दी की हालिया लहर टीटीपी, जो कि दहशतगर्द करार दी गई है तंजीम, उसके साथ नरम गोशा और अदम सोच विचार पर मबनी पॉलिसी का नतीजा करार दिया, जो कि अवामी तवक्कुआत और ख्वाहिशात के बिल्कुल मुनाफी है। दुरुस्त बात। उसके नतीजे में दहशतगर्दों को बिला रुकावट वापस आने की ना सिर्फ इजाज़त दी गई, ये जब ये यहाँ से इनखला हो रहा था, जिसको हम उस वक्त तो हम भी बोल रहे थे, सब बोल रहे थे कि क्या मामला है, इनखला हो रहा है वहाँ से अफगानिस्तान से अमेरिकन ट्रूप्स का। तो उसके बाद बेशुमार लोग यहाँ आ गए और उनका कोई कोई किसी किस्म की उनकी कोई रजिस्ट्रेशन या मुझे नहीं पता कि क्या मामला हुआ। कुछ तो वो जो अपनी जान बचा के वहाँ से निकले और वाकई हकीकतन प्रॉब्लम्स में थे, और कुछ ये कि जो कि दहशतगर्द थे जो वहाँ थे, और वो उसी में वो ऐसे ही होता है हमेशा। बहुत बड़ी तादाद में कहीं इमिग्रेंट्स जा रहे होते हैं, कहीं हजूम, उसी में 2-4 घुस के 4-5-8-10 घुस के बीच में शाम दाखिल हो जाते हैं। तो वो जब उनकी उससे चेकिंग नहीं हुई, उसके नतीजे में यहाँ आ गए। इसका जिक्र इसमें हुआ है। अच्छा, और उसके बाद जो है वो टीटीपी के खतरनाक दहशतगर्दों को एतमाद साजी के नाम पे जेलों से भी रिहा कर दिया गया। जब मुझसे टॉक शुरू हुई तो उनकी तरफ से आता था ना कि 50 लोग छोड़ दें, फिर हम करते हैं 20 लोग छोड़ दें, और नतीजा ही निकला कि उसके नतीजे में वो दहशतगर्द फिर वो ये मैं 2003 या 4 से जब से ये स्टार्ट हुई है वॉर ऑन टेरर, ये मुज़ाकरात और ख़त्म होते देखो, ये कभी कभी कामयाब भी हो जाते हैं, ऐसे नहीं हमेशा नाकाम होते हैं, कामयाब भी होते हैं, लेकिन इनका जो नाकामी का जो रेशो है वो बहुत ही ज़्यादा है। और फिर उसके बाद ये कि कौम और हुकूमत के साथ मिलकर इजलास ने कहा कि जामे ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, दहशतगर्दी से पाक किया जाएगा, और इंटेलिजेंस एजेंसीज के कामयाब ऑपरेशंस को सराहा गया। अच्छा, ये जो गुलजार इमाम का जिक्र हुआ है इसमें, गुलजार इमाम उर्फ शंबे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट गिरफ्तारी हुई है। ये जो आईएसपीआर ने भी बात की ना, जो बलोचिस्तान नेशनल आर्मी, अब ये जो है इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहा हूं इस गिरफ्तारी को, क्योंकि ये गिरफ्तारी है, ये मारा नहीं गया, इसकी गिरफ्तारी हुई है जी। इस बंदे की। अच्छा, गिरफ्तारी हुई है तो मैं मतलब
थोड़ा सा अपना इसमें गेस वर्क करता हूं, अगर कोई नाराज ना हो। गिरफ्तारी गालिबन जाहिर की गई है। इस तरह के जो किरदार होते हैं, पहले उनको पकड़ के उनको अच्छा खासा दबड़दूस करके उनसे पूरी इंफॉर्मेशन ले ली जाती है, क्योंकि होता यह है कि इनकी पूरी नेटवर्किंग होती है। ठीक है, कहाँ ट्रैवल किया। अब ये बलूचिस्तान में पंचकोर में बताया गया कि जी पंचकोर में भी दहशतगर्दी हुई, बाकी इलाकों में। तो इस तरह के करैक्टर्स हैं जी। उनको पकड़ के आप अगले दिन नहीं अनाउंस करते, उनको पहले ऑब्जर्व करते रहते हैं। या तो ये होता है कि पहले उनको वॉच करते रहते हैं, वो अंडर वॉच होते हैं, फिर कहा जगह पे उनको पकड़ लेते हैं, वो बिजी होते हैं, कुछ कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा कोई। या ये कि उनको पकड़ के अच्छी तरह उनकी कूट काट के जब सब उनके अंदर से निकल आती हैं और उनके जो कनेक्शंस होते हैं उनको भी पकड़ा जा चुका होता है, फिर आप डिस्क्लोज करते हैं कि ये तो पकड़ा गया है। और इस दौरान पूरा एक नेटवर्क होता है जो कि आप जिसको दबोच लेते हैं। बंदे की गिरफ्तारी से कुछ नहीं। अब ये जो गिरफ्तारी हुई है इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि वो इस इंडिया के ट्रिप्स बता रहा है बंदा, कोई अफगानिस्तान के ट्रिप्स बता रहा है, दूसरे मुल्कों, तो ये सारा का सारा ये एक बहुत बड़ी कामयाबी। और उसके नतीजे में अच्छा, अब लेकिन ये जो फैसला है, अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ हैं, तो मैं उनसे जरा पूछूं, ये तो हुकूमत कह रही है कि इस्तीफा दे दें चीफ जस्टिस पाकिस्तान, और उसमें जो है वो अतर मिल्ला साहब कह रहे हैं कि इंतखाबात जो हैं वो अज खुद नोटिस केस 4-3 से मुस्तरद हुआ, तो हुकूमत इसमें जीत गई है, क्या हुआ है? अजहर सिद्दीक साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। अजहर सिद्दीक साहब सलाम अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आवाज आ रही है जी? जी अजहर सिद्दीक साहब सलाम अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आवाज आ रही है आपको? जी स्पीकर पे आवाज दीजिएगा प्लीज। जी अजहर सिद्दीक साहब, ये जो फैसला आया है ये इसके बारे में बताएं। ये हुकूमत कह रही है कि अब चूंकि अतर मिनल्ला साहब का फैसला आ गया, चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस्तीफा दे दें। डॉक्टर साहब, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले, अरमान पर कम निकले। वो चंदा चकोरी मांगने को जाए चांद। दुख और अफसोस है कि नालायक लोगों से वास्ता पड़ गया है, ना जिन्हें आइन का पता है ना कानून का पता है। इनको रिफ्रेशर कोर्स कराने चाहिए आईने पाकिस्तान 1977 के, उर्दू में, फारसी में, हिंदी में, पंजाबी में, सराइकी में ने आईने पाकिस्तान पढ़ाना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला का एक नोट है, फैसला नहीं है। मैं फिर बताना चलूं, वो एक नोट है, बड़ी जबरदस्त बात बताऊं आपको। पैरा नंबर 10 में वो लिखते हैं कि ये आज खुद नोटिस मेंटेनेबल नहीं है, और उसमें जिक्र का ये 23 या 24 का फैसला है, और 1 मार्च को जस्टिस सईद मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल इस दरखास्त पे अकलीती फैसले से मुस्तरद करते हैं। अब उन्हें कैसे पता चलेगा? उन्हें ख्वाब आ गया, यानी 23 और 24 को जब वो मुस्तरद कर रहे थे कि जनाब ये 1 मार्च को ये फैसला होना है, तो ये मैं समझता हूं ये नोट उन्हें बहुत ज्यादा करेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा, इसी फैसले के अंदर वो एक और बात का इकरार करते हैं कि लाहौर हाईकोर्ट के सिंगल जज ने 10 फरवरी को फैसला दे दिया था 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, और साहब कह दिया इलेक्शन कमीशन तारीख दे गवर्नर के साथ मुशावरत करके, और उस पर कोई हुक्म इम्तना नहीं है, कोई हुक्म इम्तना नहीं है। तो अब जो झगड़ा किस बात का है भाई? इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसी बात कही है? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि अतर मिनल्ला साहब ने ये जो नोट दिया है इसकी कोई हैसियत नहीं है, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल कोई हैसियत नहीं है, कागज का टुकड़ा है माजरत के साथ, इसकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए हैसियत नहीं है कि 9 मेंबर बेंच बैठा। अब डॉक्टर साहब आप अरसे से करते आए हैं आज तक, आपने कोई ये कोई अजीब सा हवाई बेंच नहीं देखा होगा। ये हवाई बेंच भी बन गया इसमें। वो कैसे कि 9 मेंबर बेंच बैठा, 2 जजेस जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली को नवीन गुलाम महमूद डोगरे के इसमें कहा कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग चल रही है, केयर टेकर सेटअप आ गया, ये तो हो नहीं सकता, इस पे आज खुद नोटिस लें। तो उन्होंने मेंटेनेबिलिटी तय कर दी 2 जजेस। इस पे 9 मेंबर बेंच फैसला, 9 मेंबर बेंच बन गया। 9 मेंबर बेंच में से जब मीटिंग हुई, जब आया, तो 23 और 24 को 2 जजेस जो ये हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी, इन्होंने कहा खुद नोटिस नहीं बनता, हम डिसमिस करते हैं। अब अगर डिसमिस 2 करने से डिसमिस नहीं होती है, जो 9 मेंबर बेंच था, 9 मेंबर बेंच का जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आया वो 9 मेंबर का आया, जिसमें कहा कि नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो 2 यानी 9, अगर 9 में से 2 डिसमिस कर दें तो 7 ने तो डिसमिस नहीं ना की। इसका मतलब है 5 मेंबर बेंच फैसला आ चुका था, 5 मेंबर सुनता रहा, ना जस्टिस सईद मंसूर अली शाह ने, ना जस्टिस जमाल मंदोखेल ने, किसी ने कुछ नहीं कहा। और 1 मार्च को फैसला दे दिया, फैसला दिया, 2 ने डाइसेंट किया, और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो आया उस पर अमल दरामद हो गया। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दे दिया, वो शेड्यूल वापस लिया, नई कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन आई, बिल्कुल नहीं,
नहीं में आकर उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आपने ये शेड्यूल गलत डिसमिस किया है, दोबारा रीट्रीट कर दिया और वो मामला सामने आ गया। एक और बात बताता चलूं आपको मैं, अब तारीखी तौर पर आपके सामने, नहीं, क्योंकि फुल कोर्ट का मुझे बड़ा बताइए, शोर चीफ डाल। जस्टिस इस्तीफा, अजहर सिद्दीक साहब, ये इस्तीफे का जो बात है, ये इससे पहले गालिबन इफ्तिखार चौधरी साहब से इस्तीफा मांगा था। चीफ जी, जस्टिस वो इस्तीफा दिया है डिक्टेटरशिप कभी पाकिस्तान की तारीख में? और मुझे नहीं जी, जहां तक नहीं। याद है तब भी ये उन्होंने इनकार कर दिया था, कुछ ऐसा हुआ था मामला। देखिए, मैं पहली तो बात है ये जो है ना, अपना मरियम औरंगजेब ने तौहीन अदालत कमिट की है, ये कौन होती है इस्तीफा मांगने वाली? इनका क्या ताल्लुक इस बात से? ये कोई सियासी बात है? आप मांगते हैं वजीरों मशीरों के, ये कोई इस्तीफा देने का तरीका नहीं। आप कहें जी कल एक सरकारी अफसर है मिसाल के तौर ब्यूरोक्रेट इस्तीफा दे दे, वैसे इस्तीफा दे देगा? उसका अपना एक तरीका करो। इसके लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाए, इतना शौक है ना, रेफरेंस फाइल कर लेते, रेफरेंस तो बन नहीं सका इनसे। और एक और बात बताता चलूं, ये जो काबीना में बैठकर उन्होंने मुस्तरद किया है, वो भी छुपाते, मुंह छुपाते फिर रहे हैं। मेरे कई इनके वजीरों से बात हुई है इनडायरेक्ट तरीके से, जिस तरीके से मेरे सोर्स नहीं बताना चाहता, उन्होंने कहा हमने कोई मुस्तरद नहीं किया फैसला। अगर उन्होंने मुस्तरद कर दिया, मैं लिख चुका हूं कि मुझे मिनट्स ऑफ द मीटिंग दें, रिकॉर्डिंग दें सारा, किसने ये कहा। अगर ये उन्होंने मुस्तरद लिखा है तो आर्टिकल 189 और 200 और 190 की खिलाफवर्जी की है, तो 204 के तहत तौहीन अदालत की दरखास्त जाएगी। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक बात हमेशा के लिए आज चैप्टर क्लोज करना चाहता हूं। फुल कोर्ट का बड़ा शोर डाला, फुल कोर्ट का इन्होंने बहुत फुल। 2011 में उस वक्त चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने 5 रुकनी बेंच बनाया, तयन करना था कि सुओ मोटो का इख्तियार बेंच का है या किसके पास है। और 5 रुकनी बेंच था, जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस जाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन, जस्टिस मोहम्मद अली मजर। इन पांचों ने फैसला किया कि मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस है, बेंच बनाने का इख्तियार भी है। फिर ये 3 रुकनी बेंच जिसका जिक्र आता है जस्टिस काजी फायज ईसा का, वो बैठा, जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस शाहिद भाई, 2 लोगों ने कहा कि जनाब आज को नोटिस का इख्तियार नहीं है, लेकिन जस्टिस शाहिद भाई ने डाइसेंट किया। अब मामला फिर 6 रुकनी बेंच बना 4 तारीख वाले दिन ही, वही जस्टिस काजी फायजा में जस्टिस जाजुल हसन हेड करते हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुसाहिब नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी। इन सारों ने कहा कि पीएलडी 2002 सुप्रीम कोर्ट 306 के मुताबिक मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस है और बेंच बनाने का इख्तियार है। अब इन सबको जब इकट्ठा करते हैं ना, इस वक्त 15 जजेस है, फुल कोर्ट 15 जजेस का है, उनमें से ये जजेस सारे मिलाते हैं ना तो ये 9 बनते हैं। जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस जाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी अमीन, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद वही, जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस असर अजहर रिजवी। इसमें जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन जो है ना, वो 22 मार्च 2022 को रिटायर हो चुके हैं। अच्छा। और अब बाकी रह गए 8 जजेस, टोटल 15 हैं। 15 में से 8 जजेस ने क्या कह दिया? उन्होंने कहा जनाब चीफ जस्टिस को रोस्टर बनाने का इख्तियार है, बेंच बनाने का इख्तियार है, तो फुल कोर्ट ने क्या करना है? यानी इतना शौक भी अगर इनका इतना है ना, और आज देखिए क्या कह रहे हैं, फैसला हो चुका है, अब कह रहे हैं आज फुल कोर्ट बना। ओ भाई, कौन सा फुल कोर्ट बना दें? किस बात का फुल कोर्ट बना दें? एक सिंगल जज जो है लाहौर हाईकोर्ट का फैसला दिया, जस्टिस मिलाना ने मान भी लिया और कह भी दिया कि हुक्म इम्तनाई कोई नहीं है, तो क्या बात रहेगी? यानी दोनों चीजें मैंने आज कोशिश की है, क्लियर कर दी। एक तो ये है कि अपना सिंगल जज ने फैसला दिया था, जस्टिस जवाद हसन ने 10 फरवरी को, और आज तक, और ये भी बताता चलूं मैं आपको, उस पर अमल दरामद क्या हुक्म इम्तनाई कोई नहीं था। 20 मार्च को मैंने एक और पिटीशन दायर की थी सेक्शन 57 के तहत, सदर इलेक्शन की डेट दे, पोल डेट देने से भाग रहे थे, इलेक्शन कमीशन भाग रहा था और ये सारे भाग रहे थे, और ये कहते हैं फ्री कैन नहीं सुने। फ्री कैन कौन से थे? इलेक्शन कमीशन कहता था कि मैं पोल डेट नहीं देना चाहता, तो गवर्नर कहता था मैंने भी डेट नहीं देनी है। तो फैसला फिर सदर पाकिस्तान ने कर दिया था 20 फरवरी को। मैंने दरखास्त दायर की थी, नोटिस हुआ और 10 अप्रैल की डेट दे दी थी। यानी अब ये जो हम बैठे शोर डालते फिर रहे हैं, किस बात का शोर डालते फिर रहे हैं भाई? दूसरी बात, फुल कोर्ट बनाने का मसला था, आज को नोटिस का क्या इख्तियार है? मैंने आपके, और ये मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके सामने, मैंने हकायक रख दी हैं। 15 जजेस हैं, 8 जजेस का फैसले मैंने आपके सामने रख दिए, खुल के सामने रख दिए। मैंने बल्कि मरियम नवाज को बाकायदा ट्विटर पे टैग भी किया है। मैंने कहा आ जाए बीबी, ये सारा कुछ हकायक है, शायद उनका जो मुतालबा है कि इस्तीफा दें। मेरा ये सवाल है कि चीफ जस्टिस जो हैं, ये इफ्तिखार चौधरी साहब ने इस्तीफा नहीं दिया था गालिबन? बिल्कुल नहीं दिया था। वो डट खड़े हुए थे और लायन मूवमेंट शुरू हुई थी। हमारी भी रेड लाइन इस वक्त चीफ जस्टिस है, और जो मुतालबा की है मैं समझता हूँ ये तौहीन अदालत है, और अपना आप इस मामले में पीछे नहीं हटेंगे। मरियम औरंगजेब से हम इस्तीफा लेकर रहेंगे, हम इनको इनके घर तक पहुंचाएंगे। हमें इस मामले में कोई सख्त मुझे ये बताएं, आज कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में तो कोई जिक्र नहीं है इस पूरे मामले का, और ये बड़ी बदकिस्मती है कि उसमें यानी एक तरफ वो टेररिज्म है मुल्क में, एक तरफ वो इसहाक डार साहब अमेरिका नहीं जा रहे, IMF के मामला तो क्या बनाए हमें कुछ नहीं पता।
सऊदी अरेबिया दे रहा है नहीं दे रहा, वो कभी एक बयान आता है दूसरा आता है, यूएई का कुछ नहीं पता कि आईएमएफ के साथ हमारे मामला कहां खड़े हैं, और कोई इस पे हमें नहीं बता रहा। अच्छा, एक तो वो मामला है। दूसरा मामला जो है वो सिक्योरिटी अदारों ने, वो जाहिर है कि ये टेररिज्म और ये सारे मामला उधर हैं। ये जो मामला है बदकिस्मती के साथ, देखें ये कोई अच्छा तो नहीं हो रहा। अदालत जो है, हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान है, तो ये उनके अंदर इस कदर तकसीम और इस कदर, ये तो अजहर नहीं सिद्दीक साहब, ये मैं तो बड़ी बदकिस्मती है हमारे लिए बतौर नहीं कौम। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं देखिए मैं बताता चलूं। देखा, आपको पता है लॉयर्स मूवमेंट में आप भी थे, फ्रंट पे हम भी थे। तो लॉयर्स मूवमेंट के दो मकसद थे। एक था जनरल परवेज मुशर्रफ को हटाना, दूसरा पसंद की मर्जी के जजेस लाना। अब मैं उनमें नहीं जाना चाहता। 105 जजेस वहां आए उस वक्त। इस वक्त जो मसला है ना जजेस का अपना, ये इनका इंटरनल मामला इस तरह, जस्टिस काजी फाजीसा के रेफरेंस पे इख्तलाफ चला आ रहा है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं आपसे कि इतनी ज्यादा जो भी मामला हुआ, ये हमारे मोहतरम अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, ठीक है, फाइज ईसा साहब, और मेरा उनके बारे में एक राय आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती है और है, ठीक है, और मैं उसका हक रखता हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जज साहबान की इस तरह से तकसीम जो है, वो जब इफ्तिखार चौधरी साहब को हटाया गया था उस वक्त भी तकसीम थी, आपको याद होगा, जी लेकिन वो मुझे तकसीम खुल के सामने नहीं आई थी। मतलब नहीं मैं जब बात नहीं करना चाहता जावेद इकबाल साहब क्या सोच रहे थे उस वक्त, या बाकी जज साहबान, लेकिन बहुत से जज साहबान साथ नहीं थे इफ्तिखार चौधरी साहब के, लेकिन बाद में साथ हो गए थे जब अच्छा मूवमेंट। डॉक्टर मैं ये कह साहब, रहा हूं कि खुल के कभी हमारे सामने इस तरह नहीं नहीं 97 के बाद इस तरह से कभी तफरीक सामने नहीं आई, तो हाँ, ये क्या बदकिस्मती है हमारी जी। ये बदकिस्मती है और इसके पीछे एक ही सियासी जमात है। 97 में कौन सी सियासी जमात थी जिन्होंने बैग उठाए थे, बैग पकड़े थे? जस्टिस सजाद अली शाह साहब के, कौम नहीं उस वक्त खड़ी थी। इस वक्त भी वही हालात पैदा करने की कोशिश की, पर कौम खड़ी हो गई। पर कौम खड़ी हो गई और कौम ने देखे ना अब, और ये मुंह की खानी पड़ी है ये बिल्कुल। और आपको याद होगा उस वक्त बहुत बड़ा बेनजीर कहा करती थी कि अपने फैसलों के लिए पूरी जुडिशरी लड़ा दी आपस में। यहां अब भी जुडिशरी लड़ाने के पीछे ये जाती मामला अपनी जगह पर, वो अपनी जगह पर मौजूद है, मगर पीछे जो सियासी तो अनासर शामिल है ना। जब जस्टिस सईद मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल बंदोखेल का फैसला आया तो मरियम ने कहा ये हमारा बयान ही है। अब देखे ना, ये बड़ी कोफ्त और दिक्कत की बात है। ये बयानिया किसी का नहीं होता, अदालतें सबकी हैं। अदालत और इन अदालतों की तौकीर बहुत जरूरी है, बेतौकीरी नहीं होनी चाहिए कि अच्छा, वहां पर अतर आके मिनल्ला साहब भी जो है वो कुछ अरसे पहले तक जब हाई कोर्ट में थे, तो मेरे ख्याल से उन पे भी तनकीद होती रही कि वो उनका झुकाव जो है वो ज्यादा पीटीआई की तरफ है। दुरुस्त कह रहा हूं? नहीं नहीं नहीं, वो जस्टिस जाजुल एहसन पे आते हैं। लेकिन मैं बताता चलूं, ये ऐसा नहीं है। यहाँ यहाँ या तो बताएं ना कि कौन सा ऐसा केस है। जैसे आप तारीखी तौर पर अगर सुन लें, अगर अपना जस्टिस साकिब निसार साहब की बात सुन लें, सिर्फ एक केस है इस शरीफ खानदान का जहाँ इन्हें इंसाफ नहीं मिला। वरना आपके सामने है डॉक्टर साहब, मिसाल के तौर पर 1993 में जब सैमिया तहलील हुई, इनकी बहाल होगी, मोहतरमा बेनजीर की बहाल नहीं हुई, ये मुल्क से बाहर चले गए मुआहदा करके। जब वापस आए तो इनकी नजरसानियां लग गई इन्हीं अदालतों ने। फिर आए तो अपना 2 दफा वजीराना से ज्यादा बन नहीं सकता था, वो बन गए। सजा याफ्ता था, कन्विक्टेड था। पहली मिसाल है, ये मुल्क से बाहर चला गया, 4 हफ्तों के लिए गया। आज 3 साढ़े 3 साल हो गए हैं, 514 की कार्रवाई की हुई नहीं। इस मुल्क का वजीर आजम जो गारंटर बैठा है उसको फिर अभी देखें आप, इसको नवाजने के लिए आज खुद नोटिस के जरिए जो अब नया कानून बनाया है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, देखा जाए उसमें किस किस के लिए अपील इसके लिए फराहम की गई है ना, पर्सन स्पेसिफिक की गया है। और ये सारा रिकॉर्ड ये साबित करता है ये चहीते रहे हैं। ये लाडला ये है, इमरान खान तो वैसे ही बदनाम किया जा रहा है, ये चहीते तो ये लोग हैं। और अब ये सोचना पड़ेगा हमारी अदालतों को या हर एक को कि नहीं खुदारा, ये सिर्फ 66-67 सियासतदानों की खातिर ये जो इल्जामात लग रहे हैं ना, इन लोगों ने जो निजाम खराब किया हुआ है ये छोड़ें, और मुल्क को जरूरत है आगे ले जाने की। अच्छा, मुझे ये बताएं, आज इलेक्शन कमीशन ने मीडिया के लिए जारी कर दिए हैं वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इलेक्शन कमीशन ने, कि इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, मीडिया को उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन अपने, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसके मुताबिक आगे बढ़ रहा है। तो अब क्या उसकी होगा, वजह है पीर के रोज क्या होगा? मतलब अभी रिपोर्ट गई है नहीं गई, एक तो ये मुझे नहीं पता कि ये फंड्स फराहम करेंगे, और सिक्योरिटी सर जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री, उनकी तरफ से क्या बात होगी सुप्रीम कोर्ट के सामने, हो चुकी है या होनी है, अभी ये भी सवाल है। नहीं नहीं, इनको हेयरिंग में मैं मौजूद था, आपको याद है, मैंने वो ये बाकायदा सेक्रेटरी फाइनेंस के जिम्मे ड्यूटी है, और वैसे भी रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत वो कस्टोडियन है। वो आप मिनिस्टर इंचार्ज अपनी जगह पर है, स्टेट बैंक के पास पैसा पड़ा हुआ है, ये पैसा उसने देना है।
ये और कल अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग होनी है तो सेक्रेटरी फाइनेंस के अगेंस्ट होनी है। सेक्रेटरी डिफेंस ने भी वहाँ रिजर्व फोर्सेज के हवाले से भी बात की उन्होंने, और उन्होंने बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उसके हवाले से भी बात आई। और ये सिर्फ एक दिन के लिए इंतजाम करना है, ये कौन सा आपने महीना, ये कुछ जंग लड़ने जा रहे हैं, एक दिन के लिए आपने इंतजाम करना है और ये दोनों का करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो तौहीन अदालत के लिए तैयार हैं, ये भी तैयार हैं और वजीर आजम भी तैयार हैं। ये जो सोची बैठी है ना कि जनाब को सियासी शहीद की पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है। मैंने पूरी दुनिया से मैं फोन सुन रहा हूँ, मैसेजेस ले रहा हूँ कि जहां लोग गिला कर रहे हैं कि यानी ये कौन सी सियासी हुकूमत है जो अदालतों के खिलाफ कहते हैं अदालती फैसले हम नहीं मानते हैं। यानी और जुबानी पॉलिटिकल चलते रहे आप, लेकिन आप काबीना में बैठकर, आप पार्लियामेंट में बैठकर किसी जज के बारे में गुफ्तगू नहीं कर सकते आर्टिकल 68 के तहत। वो 69 का समझ रहे कि हमारी प्रोसीडिंग चैलेंज नहीं होगी। अगर इतना शौक था तो वजीर आजम वगैरह सारे के सारे 172-73 का जो 170 प्लस के जो लोग हैं, शायद ये सारे दस्तखत करते करारदाद के ऊपर। क्या कितने ने दस्तखत किए? 42 ने, वो भी रिजर्व सीटों के ऊपर, यानी उनको बेवकूफ बनाने के लिए। यानी ये बयानियां दिलाते फिर रहे हैं, लेकिन ये इसका नुकसान जो इस मुल्क को हो रहा है वो इन्हीं लोगों की वजह से हो रहा है और इन्हें भुगतना पड़ेगा सारी। आपको लगता है कि ये अच्छा वो, लेकिन फैसला ये मुतनाज़े कहलाएगा या मुतनाज़े नहीं होगा फैसला? मतलब वो ये भी तो एक उनकी तरफ से बात हो रही है कि डॉक्टर साहब मैंने आपके सामने देखे फुल कोर्ट का पॉइंट पे लगा के मैंने रिवर्ट कर दिया है। फैसला जो है अभी 3 मेंबर बेंच ने किया है और इलेक्शन कमीशन उस पर बढ़ रहा है आगे। देखे ना, मुल्क के इदारे मान रहे हैं ना, तो जो इदारे मान रहे हैं तो फैसला तो वो है ना। फैसला हवा में कहने से फैसला नहीं है, फैसला वो है जो इदारे मान रहे हैं। इदारे मान रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा शेड्यूल जारी किया उसमें बाकायदा आगे बाकायदा आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इलेक्शन की अपीलें सुनी गई है तो ना। और ये सारा उसके और वो जो शेड्यूल दिया, शेड्यूल पे अमल दरामद हो रहा है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई डाउट है या इबहाम है। वो 4-3 वाला जो बातें हैं वो 2 जजेस ने, जस्टिस अपना जाजुल अहसन ने और जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी ने अगर अपना एडिशनल नोट दे दिया, फिर क्या रह जाएगा? फिर तो वो 3 और 2 5 हो जाएगा, फिर तो ये 4 रह जाएंगे। मैं इस कंफ्यूजन में पढ़ना नहीं चाहता। मैं तो सीधी बात कह रहा हूं कि फैसला वो है जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो। अब बैठे अब इस तरह कहें कि 2 बेंच उधर से आ गया, 4 इधर से आ गया, इस तरह तो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा आपका ये कहना है कि रियासती अदारे इस वक्त फैसले को मान रहे हैं, जो फैसला आया है नोट्स की कोई हैसियत नहीं है, यानी आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल डॉक्टर साहब ऐसा ही है। अच्छा, रेफरेंस फाइल हो रहा है कोई चीफ जस्टिस के खिलाफ या कोई काजी फाइज साहब के खिलाफ? इस तरह के रेफरेंसेस भी कोई फायर? डॉक्टर साहब मैं बताता चलूं, ये हजारों ख्वाहिशें ऐसी ही हैं जो होती रहती है। रेफरेंस वो होता है, बाकायदा एक प्रोसीजर भी है, सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल के रूल्स हैं, रेगुलेशन है 2005 के, वो एक प्रोसीजर दिया हुआ है। तो ये खाली दरखास्तें लिख के कंप्लेंट फाइल करके इसका एफिडेविट देना होता है और फिर बाकायदा रेफरेंस की शक्ल कुछ और होती है। तो ये किसी ने प्राइवेट दाखिल कर दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा याद रखिएगा, जुडिशियल डिसीजन के अगेंस्ट कभी रेफरेंस मिसकंडक्ट नहीं होता है। कहाँ मिसकंडक्ट होगा? मिसकंडक्ट कहाँ है? जब आपने कोई रिश्वत ली है, आपने कोई सिफारिश मानी है, आपने कोई ऐसा काम किया, वो तो अभी तक कोई एक चीज भी रिकॉर्ड पे नहीं ला सके हैं। इस तरह की ख्वाब देखते रहते हैं, दिन में देखते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आपको फर्क पड़ता है ना मुझे फर्क पड़ता है। अजहर अजीजा बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। ये तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत जो है वो ये कह रही है कि देखें, अब मतलब मैंने कहा ना कि हर चीज को एक साइड एक तरफ हर फैसला जो भी फैसला है वो एक पार्टी एक तरह से देख रही है, दूसरी पार्टी से मुराद मेरी सियासी पार्टी नहीं, वैसे भी यानी 2 फरीक हों किसी फैसले को तो वो अपने अपने अंदाज में। यहां पर जो बदकिस्मती है वो ये है कि एक तो तकसीम सुप्रीम कोर्ट में जो कि बड़ी वाज़ेह तौर पे उस दिन इज़ाद साहब ने कहा कि बात भी नहीं करते जज साहब। दूसरी बात यह है कि ये यकीनन फैसला वो है और ये इख्तिलाफी नोट है, तो इससे मजमूई सूरत हाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अच्छा, पार्लियामेंट की करारदाद से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज कौमी सलामती के एलामिया में भी जिक्र नहीं है इसका, इस पूरे सिचुएशन का। आवाम को बात करते हैं। अच्छा, अब ये अमेरिका का दौरा पोस्टपोन हुआ है इसहाक डार साहब, तो अब मसला ये है कि अब यानी ये दूसरा अशरा, मैं सिर्फ ये बात करके खत्म करता हूँ, यानी अब ये स्टार्ट होगा पीर के दिन से दोबारा। तो पीर का दिन जब आएगा इंशाल्लाह तो ये हम आखिरी अशरे की तरफ जा रहे होंगे रमजान। और अब वहां पर वो देखना है कि आखिरी अशरा जो है उसमें क्या वजीर आजम
शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब तमाम शख्सियात जाते हैं सऊदी अरेबिया, या नवाज शरीफ साहब का तो इतना इशू नहीं होगा, लेकिन इसहाक डार साहब ने जो अमेरिका का अपना किया है कि जी यहाँ पे डोमेस्टिक सूरत हाल की बुनियाद पे, अब डोमेस्टिक सूरत हाल क्या ऐसी है कि जिसकी बुनियाद पे इसहाक डार साहब, क्योंकि जाहिर है सियासत भी में भी वो एक उनका इंपॉर्टेंट रोल है और खजाने को भी देख रहे हैं, लेकिन इसका क्या, इसको किस तरह से देखा जाए? सर ब्रेक ले लेते हैं। आईएमएफ का इशू है, हम फिर डेडलॉक पे खड़े हो गए हैं, वो हमें पता नहीं चल रहा कि क्या इशू है। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, मजीद बात करेंगे इस पर। नाजरीन यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, आज जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, इसमें भी इस फैसले के हवाले से और सियासी मामलों पर बात नहीं की गई, ना ही एलामिया में था। मैं एक थोड़ी सी बात एक और करके और फिर मैं वापस आता हूँ। देखें, ये जो मस्जिद अक्सा की बेहुरमती हुई मुसलसल 2 रातों, और उसके बाद ये हुआ कि रमज़ान शरीफ की 2 रात, उसके बाद ये हुआ कि गज़ा जो कि यानी एक फ़लस्तीनी मकबूजा फ़लस्तीनी इलाका है गज़ा, और इसराइल के साथ है और लैंड लॉक। गज़ा से रॉकेट आए और फिर जनूबी लेबनान से आए, और इतने ज़्यादा आए कि 2006 के बाद 2006 तब जब हिजबुल्लाह और इसराइल की प्रॉपर जंग हुई थी, जिसमें हिजबुल्लाह ने जो है वो फतह हासिल की थी। अच्छा, अब इसमें इशू ये हुआ तो वहां से रॉकेट्स आए, और रॉकेट्स आके उसके बाद ये हुआ कि कल रात को इसराइली तैयारों ने बॉम्बिंग की, ठीक है, गजा पे भी और जनूबी लेबनान में। ठीक। अब ये बात यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं आगे बात कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट ये बात है कि इन्होंने बॉम्बिंग की और इन्होंने कहा कि हम मुख्तलिफ ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। हिजबुल्लाह का इन्होंने बराह रास्त नाम नहीं लिया, हिजबुल्लाह का नाम इन्होंने नहीं लिया, जो इसराइली मीडिया है वो हिजबुल्लाह पे अभी तक नहीं, इन्होंने 2 तंजीमों का नाम लिया, हमास और इस्लामी जिहाद। हमास जो है वो हमको सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं, अखवानुल मुस्लिमून, ठीक है, शेख अहमद यासीन, और फिर उसके बाद खालिद मिशाल और जो है वो इस्माइल हनिया। इस्माइल हनिया इस वक्त गालिबन बैरूत में है, ठीक है। लेकिन हिजबुल्लाह का अब इसमें यहां पे सिचुएशन क्या बनी? सिचुएशन ये बनी कि ये बॉम्बिंग हुई, लेकिन उसमें कोई वहां पर कोई उनके नतीजे में कोई जानों की ज़िया की खबर नहीं है, बॉम्बिंग हुई। आज लेकिन खतरा इस बात का था कि मस्जिद अक्सा में जो नमाज जुम्मा हो तो उस दौरान क्या हो, लेकिन उस दौरान मस्जिद अक्सा में तो हजारों या लाखों की तादाद में मुसलमान मौजूद थे। लेकिन हुआ यह है कि जो शुमाली वादी उर्दन का इलाका है हमरा, यानी जो कि वेस्ट बैंक में है, गजा इसराइल वेस्ट बैंक ज़हन में रखें, ठीक है, ये दरमियान में इसराइल, एक तरफ गजा एक तरफ मगरिब वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक कौन सा? दरिया उर्दन का वेस्ट बैंक, मकबूजा इलाके। वहां पर एक खातून अपनी 2 बेटियों के साथ जा रही थी, इसराइली यहूदी वालदा और 2 बेटियां, उनके ऊपर किसी ने फायरिंग की और दोनों बेटियों को मार दिया। और वो किसने मारा नहीं पता, लेकिन उसके नतीजे में ये हुआ कि अब इसमें ये मजीद एक, देखिए नेतन्याहू, इसराइल जरा ध्यान में रखें, वो इसराइल है जहां पर अभी ये मुजाहरे हो रहे थे, और वो मुजाहरे होते पिछले हफ्ते हम डिस्कस ही कर रहे थे कि वो नेतन्याहू की रिहाइशगाह को क्रॉस कर गए थे। रात को उन्होंने अपने वजीर दिफा को फारिग कर दिया था, गैलेंट को, उसके बाद उन्होंने अदालती कानून ला रहे थे। उसके बाद सईद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि हम नहीं कहते थे कि इसराइल कोलैप्स हो जाएगा, ये देखें इसराइल कोलैप्स हो रहा है, ना कोई आर्मी, क्योंकि फौज के लोग भी उसमें चले गए थे, इंटेलिजेंस सर्विसेज के लोग भी हड़ताल पे चले गए थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये तो अदालतों में हम फंस जाएंगे अगर ये इस तरह से ये कवानीन बने। अच्छा, अब इस्लामी हमास, अखवान मुस्लिमून, इस्लामी जिहाद के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा इस वक्त, हवा इसके कि वो इस्लामी जिहाद जो है वो तो इसराइल के वजूद को नहीं मानते। वो कहते हैं वो यानी हमास तो गजा में है, गजा में 2 ग्रुप्स एक्टिव हैं, हमास एक्टिव है, हमास तो वहाँ पे इलेक्शंस के नतीजे में हमास ही गजा में आई थी, और उसके बाद और उनको भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पे डाला हुआ है।
उनका नाम, लेकिन यहां पर इस्लामी जिहाद जो है वो उनसे ज्यादा दुहात आ गए हैं, लेकिन वो भी कहीं अक़वाम मुस्लिमून के साथ ही लिंक्ड, वो इजिप्ट के अंदर से ही वो बने थे। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब इसमें इशू ये बना कि यहां पर हिजबुल्लाह का नाम नहीं आया इसमें अभी तक इसराइल की तरफ से ऑफिशियली। क्यों? ये सारा उस वक्त हो रहा है जब चाइना ईरान और सऊदी अरब की सुलह करवा रहा है। चाइना ईरान और सऊदी अरब की सुलह करवा रहा है और दोनों के वज़राए खारजा वहां पर मौजूद, और ईरान और सऊदी अरेबिया की दोस्ती का मतलब यह होता है कि ईरान सऊदी अरेबिया की दोस्ती हो गई। अच्छा, उसके बाद सऊदी अरेबिया कतर के मामला ठीक हो गए, मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान के मामला ठीक हो गए, तुर्की मुत्तहिदा अरब अमारात के ठीक हो गए, सऊदी अरब तुर्की के ठीक हो गए, तुर्की मिस्र के ठीक हो गए। मिस्र इशू ये है सारा कि इसमें अब यहां पर एन उस वक्त जब सऊदी, अच्छा हमको पता है कि लेबनान की पॉलिटिक्स में मुझे कोई बात करने की जरूरत नहीं, उनका एक अच्छा एक तीसरा फरीक है। अच्छा, इसमें एक तीसरा फरीक है, वो भी चाइना में है। लिबनान के अंदर लिबनान और फलस्तीनी इशू में एक तीसरा फरीक है, और वो भी चाइना में, और वो फ्रांस है। पहली जंग अजीम के बाद जब सल्तनत उस्मानिया टूटी थी, तो ये जो इलाके हैं जिसको ग्रेटर लेबनान, ये आज वाला लेबनान नहीं, ग्रेटर लेबनान जिसमें कुछ सीरिया भी था, वो इलाके फ्रांस को दे दिए गए थे। फ्रांस की कॉलोनी, इस फ्रांस की कॉलोनी फ्रांस को दे दिए गए थे। ठीक है, तो फ्रांस उसके बाद 1943 तक ये फ्रांस के पास रहा। ठीक है ना, ऑटोमन से फ्रांस के पास चला गया। इसीलिए फ्रांस आता है दरमियान में, जो हम बात करते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर मैक्रोन आए, याद है वो धमाका वो ब्लास्ट हुआ था, मैक्रोन आए तो लोग लेबनान के कह रहे हैं कि आप रोल प्ले करें। तीसरा जो है शख्सियत वो भी वहां पे चाइना में। अच्छा, अब यहां पर क्या हुआ है, यहां पर ये हुआ है तो इस्लामी जिहाद जो है, अच्छा अब इसमें आप ये ज़हन में रखें कि एक उनका कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको आप कंसेशनल कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, ये 43 से बना हुआ है, कि जो कि यानी वो ऐसा निज़ाम है, पार्लिमानी निज़ाम तो है लेकिन उसमें मजहब और सियासत के साथ मजहब भी है, क्योंकि जो सदर है वो मेरोनाइट क्रिश्चियन होगा, वजीर आजम जो है वो सुन्नी मुसलमान होगा, स्पीकर जो है वो शिया मुसलमान होगा। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो वहां पर तो एक कमजोर हुकूम, वजीर आजम कमजोर है इस वक्त। ठीक है, लेकिन जो नबी बैरी हैं वो तो 1992 से, जो स्पीकर हैं वो तो 1992 से, जो यानी स्पीकर जो शिया मुसलमान वो तो 1992 से हरकत अमल के वो हैं, हेड हैं, और वो जो है ये तो एक अरसे से काम कर रहे हैं, अपनी जगह पे मौजूद है। ठीक है, और हरकतुल अमल वो जो मूसा सदर ने बनाई थी, वो मूसा सदर जो लीबिया जाते हुए अगवा हो गए थे, वो मूसा सदर जो बाकुर ये जो हैं मुक्तदा सदर इनके कजन, ये इराक में जो मौजूद हैं। तो हम बात पहले डिटेल में कर चुके हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि दो चीजें इंटरेस्टिंग हुई हैं इसमें। एक बात तो ये है कि अरब न्यूज ने जो लीड लगाई है अभी, अच्छा, अरब न्यूज की लीड ये है कि चाइना आ गया है। देखिए, चाइना टू प्रमोट अर्ली एंड प्रॉपर सेटलमेंट ऑफ पैलेस्टीनियन इशू मिड एस्केलेशन ऑफ वायलेंस। चाइना के जो मशरिक वुस्ता में एनवॉय हैं, उन्होंने कहा है कि पैलेस्टीनियन इशू को हल करना जरूरी है, प्रॉपर सेट। कौन आया है? चाइना। ठीक है, चाइना कभी पॉलिटिकल सेटलमेंट में मशरिक वुस्ता में नहीं आया। आई रिपीट, खास तौर पे पैलेस्टीन, ये सऊदी अरेबिया और ईरान, और फिर पैलेस्टीनियन इशू चाइना, फर्स्ट टाइम। यानी आप जो मर्जी कर लेना, जैसे आप कहते हैं ना, ये आप यहां पे जो मर्जी कर लें, जितनी आप समझ, कहीं ना कहीं कश्मीर है। इसी तरह आप अरब दुनिया में या पूरे मुसलमान में कहीं ना कहीं कश्मीर भी है और वो भी है आपका मस्जिद अक्सा। अब इशू ये है कि इसमें सबसे पहले तो आ गया चाइना। अच्छा, दूसरा कौन आया? अब जरा देखें कि तास जी, ठीक है, जो सरकारी न्यूज एजेंसी, 16वीं स्लाइड, रशिया। अच्छा, रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जाई लेवरोव इस वक्त टर्की में हैं, और टर्की में उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने नहीं, ये तो उन्होंने शी और मैक्रोन के हवाले से बात की ना,
लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने जो बात की, जो 15वीं स्लाइड है हमारी, एक तो उन्होंने कहा कि शी और प्रीमियर शी और मैक्रोन की जो टॉक्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो ठीक है, लेकिन जो उन्होंने एक और बात की वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि पैलेस्टीनियन इजरायली सेटलमेंट फेल बैक, और ये बड़ा जरूरी है कि फंडामेंटल्स ऑफ यूएन डिसीजंस को टू स्टेट सॉल्यूशन की तरफ जाया जाए। ये टू स्टेट सॉल्यूशन की बात कौन कर रहा है? रशिया। रशिया कहां मौजूद है? रशिया, और मैंने खुद रशिया चूंकि सीरिया में है, और मैंने ये बात मैंने शायद पहले भी की है, मैं जब भी गया हूं, यानी मैंने पहली बात करूं तो पहली दफा मैंने प्रॉपर जो रशियन फौज को देखा गया प्रॉपर, तो सीरिया में जाके देखा, और मुझे मतलब है कि बड़ी मुझे हैरान कौन बात थी, पहले दिखा नहीं रहे थे कि यहाँ रशियन प्रॉपर मौजूद हैं, और वो मुसलसल, अगर आपको बैरूत से आना हो सीरिया, ठीक है, बाय रोड डेमास्कस आना हो, तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है हिजबुल्लाह, और हिजबुल्लाह फिर स्कॉट करके आपको आगे तक पहुंचाते हैं। अच्छा, और तो जहां पे गया उन्होंने कहा जी ये सबसे महफूज जगह है, यहाँ पर आप ठहरें, तो यहाँ पर आप स्टे करें, चाहे खाने का टाइम हो रहा था, मैंने कहा खाना खा लेता हूँ रेस्टोरेंट में, और भी 2-3 और लोग थे मीडिया से, तो ये बिल्कुल सवा साल पुरानी बात है। तो मैंने कहा कि ये सबसे महफूज जगह है, उन्होंने कहा जी सबसे महफूज जगह। मैंने कहा कैसे? कहते हैं यहाँ 15 दिन से कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, इसलिए महफूज जगह। अच्छा। और मैंने कहा खुदा का वास्ता उठो यहाँ से जल्दी। अच्छा, एनीवे, रशिया मौजूद है सीरिया में, और रशिया इंटरेक्ट कर रहा है मुसलसल, जब सीरिया में है, सीरिया के साथ बराह रास्त लेबनान की पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। याद करें रफीक अल हरेरी का जो मर्डर हुआ था 2005 में, जो साद हरेरी के वालिद जो रफीक हरेरी, जो ताइफ एग्रीमेंट में जिनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, उनका खुदकुश हमले में मर्डर हो गया था, और मर्डर होने के बाद कहीं सीरिया पे निशान उठे थे, कहीं हिजबुल्लाह के बारे में, कहीं हिजबुल्लाह ने कहा था कि इसराइल ने करवाया है, फिर वो यूनाइटेड नेशंस की कमीशन बना था जिसका मुतालबा यहां से बेनजीर साहबा के लिए भी गया था, वो रफीक हरेरी, और 15 साल के बाद तक कभी नहीं पता चला कि क्या हुआ था। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है इसमें। अच्छा, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर। रशिया चाइना एंटर मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग यूक्रेन, और मैं बात अधूरी रह गई कि वहाँ मैक्रोन और EU की तरफ से क्या बात हुई है, मेरा उस पर क्या तज्ज़िया है चाइना में, लेकिन कल इस पर बात मजीद करेंगे। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।